हेलो दोस्तों। तो आज हम नवंबर 2020 का जो पर्यावरण है एनवायरनमेंट उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए पहला टॉपिक क्या है। तो नवंबर मंथ में क्या हुआ था, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया था पराली जलाने की वजह से। ठीक है, तो इसके लिए जो कृषि में सब्सिडी दी जाती है या फिर जो किसानों की तरफ से जो कृषि में योगदान दिया जा रहा है, उसके लिए जो पर्यावरणीय प्रभाव है उसके बारे में चिंता उजागर की गई है। ठीक है, तो पराली जलाई कहाँ पे गई थी? पंजाब, हरियाणा, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश था। तो इसके लिए कृषि में जो सब्सिडी दी जाती है उसकी वजह से कृषि का जो कार्य है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, गहन कृषि ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो उसके लिए देखते हैं हम क्या क्या सब्सिडी दी गई थी। तो टाइप ऑफ कृषि सब्सिडी क्या है? सबसे पहले आदान सब्सिडी। इसमें जो भी किसान जो उर्वरक लेते हैं, सिंचाई सब्सिडी लेते हैं ना, विद्युत सब्सिडी लेते हैं, इस टाइप की जो भी होते हैं ना उनके उपकरण या फिर उनकी प्रयुक्त सामग्री है, उन पे जो सब्सिडी है वो इसमें आती है। तो देखिए सबसे पहले कौन सी है? उर्वरक सब्सिडी। जो भी आप जैसे कि जो उर्वरक खरीदेंगे जैसे यूरिया, फॉस्फेट, पोटेशियम, पीके जो होता है फॉस्फेट पोटेशियम, इन पे जो सब्सिडी मिलती है, ठीक है, वो उर्वरक सब्सिडी में आ जाता है। सिंचाई सब्सिडी में क्या होता है? जो सब्सिडाइज निजी उपकरण होते हैं जैसे कि आपका पंप सेट वगैरह है, जो इलेक्ट्रॉनिक जो सामान हम यूज़ करते हैं उसमें कृषि में। ठीक है, उसके अलावा जो सार्वजनिक वस्तु होती है जैसे नहर बांध का यूज़ करने के लिए जो सब्सिडी देती है किसानों को सरकार, है ना। इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी होती है, ठीक है, जो कम दर पर उन्हें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है, जिसका यूज़ करते हैं वो सिंचाई उद्देश्यों के लिए। उसके बाद जो बीज सब्सिडी है, जो कम मूल्यों पर जो उच्च उपज वाले बीज है वो दिए जाते हैं सरकार के द्वारा, है ना। ऋण सब्सिडी होती है, जो ब्याज अनुदान योजनाएं हैं, जिसके अंतर्गत जो उनका पुराना जो बैड लोन होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है, वो क्या करते हैं, वो अप्लिखित या फिर बट्टे खाते राइट ऑफ। ये क्या होता है? ये एक तरह का अकाउंट होता है जिसमें उनका कुछ जो अमाउंट होता है वो खुद पे करते हैं, कुछ क्या करती है सरकार पे कर देती है। ठीक है, तो इसमें उसका जो बचा हुआ पहले का पैसा होता है वो इसमें डाल देते हैं। उसके बाद होता है मूल्य सब्सिडी। मूल्य सब्सिडी में क्या होता है? जैसे एमएसपी वगैरह ये तंत्र शामिल होते हैं, मतलब जो उनकी जो वो बाज़ार में बेचते हैं ना, तो सरकार उन्हें आश्वासन देती है कि जिस भी जो एमएसपी होगा ना, उससे हम ऊपर ही आपका जो वो है कृषि का वो है उपज है वो हम खरीदेंगे। ठीक है, बाज़ार मूल्य से अधिक मूल्य पर खरीद करती है सरकार उनसे। उसके बाद है अवसंरचना संबंधी सब्सिडी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि वो जो यूज़ करेंगे, सड़क होगी, भंडार सुविधा है, जो फसल वो एक जगह स्टोर करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी है, बाज़ार के संबंध में जानकारी, बंदरगाहों तक परिवहन है, इसके लिए जो भी सब्सिडी होगी वो सरकार ने देती है। उसके बाद निर्यात सब्सिडी, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रही है तो वहाँ पे भी उन्हें टैक्स में सब्सिडी मिल जाता है। ठीक है, तो भारत में अगर कृषि सब्सिडी के पर्यावरणीय प्रभाव की बात करें तो उसमें क्या क्या आएगा? जो उर्वरक है उसके उपयोग और उनके उत्पादन का प्रभाव, जैसे कि जो हम यूरिया यूज़ करते हैं ना, और पोटेशियम और फॉस्फोरस यूज़ करते हैं, उसकी वजह से निम्नलिखित समस्या उत्पन्न हो रही है। सबसे पहले उर्वरक जो उद्योग है उसमें तेज़ी आ रही है। ठीक है, जो उर्वरक उद्योग है भारत का, जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, पहले ही उसने जो है उर्वरक उद्योग को रेड लिस्ट में डाल रखा है, मतलब लाल श्रेणी में। ठीक है, क्योंकि जो यूरिया संयंत्र है इसका जो यूज़ करते हैं ना, तो इसके अपशिष्ट जो बचा हुआ इसमें बाद में जो बच जाता है वो होता है नाइट्रोजन और साइनाइड। नाइट्रोजन तो फिर भी चलो पौधे वगैरह होते हैं, पेड़ वो यूज़ कर लेते हैं अपने जो ग्रो करते हैं वो, उसके लिए उन्हें नाइट्रोजन चाहिए होता है। ठीक है, पर जो साइनाइड होता है ये काफ़ी पॉइजनस उसमें आ जाता है। ठीक है, तो ये अपशिष्ट बच जाते हैं, जिनसे इससे क्या होता है, यदि इनका ठीक से उपचार ना किया जाए तो ये भौम जल जो होता है ना, भूमि के नीचे जल जिसका यूज़ करते हैं, और सतही जल दोनों को प्रदूषण का कारण बन जाते हैं। साथ ही जो नेफ्ता आधारित उर्वरक संयंत्र होते हैं, नेफ्ता क्या होता है? एक तरह का क्रूड ऑयल होता है, मतलब इसको जलाएंगे तो आपको कार्बन अपशिष्ट पदार्थ के रूप में मिलेगा उसके। ठीक है, तो उसके या फिर तेल या कोयला आधारित जो कैप्टिव पावर प्लांट होते हैं, इससे उच्च मात्रा में कार्बन निकलता है। ठीक है, जिससे क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है कार्बन से। उसके बाद उर्वरक का अति उपयोग, अगर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाए तो क्या होगा उर्वरक का? एक तो मृदा की उत्पादकता का ह्रास होता है, मतलब कमी हो जाती है उत्पादकता में। उसके अलावा सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं मृदा में, वो भी कम हो जाते हैं। उसके अलावा मृदा की क्षारीयता और लवणता जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। साथ ही इसके साथ निम्नलिखित समस्याएं और भी उत्पन्न हो जाती है। क्या क्या? जैसे कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन, जो हमारा नाइट्रोजन होता है ना, नाइट्रोजन उपयोग दक्षता, ये भारत की पहली बहुत कम है। ये होती क्या है? नाइट्रोजन उपयोग दक्षता जो प्रयुक्त नाइट्रोजन की उच्च मात्रा से है, जिसे पौधे द्वारा अवशोषित जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं और इसका यूज़ करते हैं अपनी ग्रो करने के लिए। ठीक है, ये इसका पहली भारत में बहुत कम है। जैसे कि
अगर हम मैदानी इलाकों का देखें तो 35% से कम है, और उच्च भूमि मतलब जो हाइट पे होता है उसका देखें तो 50% से कम है। शेष नाइट्रोजन क्या होती है, या तो पर्यावरण में विलीन हो जाएगी, ठीक है, या फिर वो नाइट्रस ऑक्साइड जो कि एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसेज है, ठीक है, या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड जो कि रासायनिक धूम कोहरा या फिर धरातलीय जो ओजोन होती है उसमें योगदान देने वाला कारक के रूप में जलवायु परिवर्तन का कारण बन जाती है। उसके बाद नाइट्रोजन उपयोग दक्षता, अच्छा ये तो पढ़ लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद है पोषक तत्व अपवाह। देखिए जो अतिरिक्त जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है, ठीक है, वो जितना यूज़ हुआ बाकी वो क्या होता है भौम जल में, ठीक है। भौम जल में मतलब जो ज़मीन के नीचे जल होता है ना, जिसका हम कृषि वगैरह के लिए यूज़ होते हैं, ये वहाँ पहुँच जाता है, जिससे क्या होता है उस जल का जो है सुपोषण हो जाता है। एक होता है जैसे कुपोषण आपने पढ़ा होगा, एक होता है सुपोषण, अधिक मात्रा में जब न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं, ठीक है, जो हाइपोक्सिया या फिर मृत क्षेत्र का कारण बन जाता है। इससे क्या होता है मछलियाँ मरने लग जाती हैं, जलीय जीवन में गिरावट आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो अतिरिक्त पोषक तत्व होते हैं उनसे ताजे जल के जो स्रोत होते हैं उनमें हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन, शैवाल प्रस्फुटन क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा पानी, कई बार ऐसा होता है पानी नीचे का दिखेगा नहीं, आपको ऊपर हरे रंग का कुछ दिखता रहता है ना, तो वो क्या होता है शैवाल प्रस्फुटन, वो भी हो सकता है, जिससे न केवल वन्य जीव जंतु प्रभावित होते हैं अपितु उनसे मनुष्य के लिए भी हानिकारक विषाक्त पदार्थों का उत्पादन भी हो सकता है। उसके बाद जो भौम जल है, जाहिर सी बात है कृषि ज़्यादा होगी तो पानी ज़्यादा चाहिए, तो उससे क्या होगा भौम जल जो होगा उसके स्तर में गिरावट आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम कृषि पंपों का यूज़ करते हैं, क्योंकि उन पे सब्सिडी मिली हुई है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा गहन खेती करते हैं। गहन खेती क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास 1 हेक्टेयर का कोई वो है खेती करने के लिए जगह, मैं उससे 1 क्विंटल नहीं 1 टन मान लीजिए फसल उगा रहा हूँ, ठीक है, ये नॉर्मल कृषि है। अगर मैं वहीं पे गहन कृषि करूँगा तो ज़मीन तो सेम रहेगी 1 हेक्टेयर, पर मैं उसमें ज़्यादा उर्वरक यूज़ करूँगा, ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ करूँगा, मशीनें वगैरह, है ना, खाद होगी, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करूँगा, तो उससे क्या होगा वो 1 टन की बजाय 2 टन मुझे जो है फसल मिलने लग जाएगी, ठीक है। मतलब एक सेम ही भूमि के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उस पे यूज़ करके उसको उर्वरक उर्वरक का और ज़्यादा फसल उगाऊँ, ठीक है, ये गहन कृषि हो जाता है। तो इससे इसका भी यूज़ करूँगा, इससे जो गहन फसलों की खेती और भूमि जल संसाधनों का अधिक से अधिक दोहन करना वो हो जाएगा, प्रोत्साहित हो जाएगा इससे, ठीक है। अगर 2007 से 17 की बात करें तो 61% की जो है पानी भूमि जल की गिरावट आई है, जिसमें से जो 89% है वो सिर्फ सिंचाई के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या है कृषि उत्पादन की गहनता और उसका विस्तार। कृषि सब्सिडी के कारण जो है उनकी आय में वृद्धि हो रही है जो किसान है, ठीक है, और आय में वृद्धि होगी तो वो क्या करेंगे उस पैसे का, कृषि करने, उर्वरकों कीटनाशकों का अधिकाधिक उपयोग करने, अपनी कृषि गतिविधियों का विस्तार करने उनके लिए प्रोत्साहित होते हैं, ठीक है, जिससे जो है वनोन्मूलन हो रहा है। मतलब खेती में ज़्यादा से ज़्यादा करूँगा तो जो वन है उनको हटाऊँगा तभी तो खेती करूँगा, ठीक है, वनोन्मूलन हो रहा है। उसके अलावा जल प्रदूषण, भूमि क्षरण, जैव विविधता इनकी भी हानि हो रही है। उसके बाद है संसाधनों की बर्बादी, ठीक है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा जो एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो क्या करती है अतिरिक्त जो वो होते हैं ना खाद्यान्न होते हैं वो खरीद लेते हैं, है ना, ताकि इमरजेंसी में यूज़ कर सके। पर अगर यूज़ नहीं हुई वो तो क्या होता है वो सड़ने लग जाते हैं। अभी पिछले साल देखा होगा आपने कि बारिश में गेहूँ पड़ा हुआ था बहुत सारा क्विंटल के हिसाब से, तो वो क्या होता है सड़ने लग जाता है, तो उसको फिर बाद में क्या करते हैं निस्सारण करते हैं। निस्सारण क्या होता है मतलब डिस्पोज करना, है ना। तो डिस्पोज में क्या होता है बहुत सारी मीथेन गैस उत्सर्जन होते हैं, मतलब CH4 मीथेन गैस होती है जो कि ज्वलनशील होती है, और ये जो है उत्सर्जित होती है इसमें। साथ ही इन खाद्यान्नों के उत्पादन में प्रयुक्त महत्वपूर्ण संसाधन, जैसे अब इस फसल जो अतिरिक्त जो सड़ गई है फसल, उसको उगाने में भी तो जल का यूज़ हुआ होगा, तो उससे भी क्या होता है जल का ह्रास होता है। उसके बाद धान की खेती के को प्रोत्साहन, क्योंकि जो चावल की खेती है धान की खेती उसमें क्या है खुली खरीद है, उच्च MSP है, और सब्सिडाइज विद्युत के कारण देश भर में जो है इसकी खेती में पर्याप्त वृद्धि हुई है, ठीक है। और धान के खेतों में सतत या गहन सिंचाई से जो उच्च मात्रा में मीथेन गैस है CH4 या फिर नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि क्या है दोनों ग्रीन हाउस गैसेज है, इनका उत्सर्जन होता है। साथ ही जो पराली दहन से जो पराली जलाते हैं उससे वायुमंडल में कणिकीय पदार्थ कार्बन मोनोऑक्साइड CO और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आदि जैसे वायु प्रदूषक निर्मुक्त होते हैं। आगे की राह की बात करें तो सबसे पहले संधारणीय नीतियाँ। संधारणीय क्या होता है सस्टेनेबल, मतलब हम जो यूज़ कर रहे हैं हम अपनी आगे वाली पीढ़ी को वो दे के जाएँ, ठीक है। तो ऐसी नीतियों का यूज़ करें जैसे कि कृषि गतिविधि से संबंधित
सब्सिडी के लिए नीतिगत ढांचे को स्थानीय पर्यावरणीय परिस्थितियों और सामाजिक आर्थिक संदर्भों को ध्यान में रखना चाहिए और संसाधनों के संधारणीय उपयोग पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक है। उर्वरक सब्सिडी का युक्तिकरण, मतलब जैसे यूरिया पे हम 75% तक की सब्सिडी देते हैं ना, उसकी बजाय क्या कर सकते हैं, जो हेक्टेयर है उस पे आधार पर नकद में पर हेक्टेयर, मतलब पर हेक्टेयर के हिसाब से हम आधार पर नकद में आदान सब्सिडी दे सकते हैं, या फिर पोषक तत्व आधारित जो सब्सिडी होती है उसके कार्यक्रम की तर्ज पर सब्सिडी देना बेहतर होगा। ठीक है। इतनी भारी छूट देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा खेती होगी और ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया यूज़ होगा उसमें। ठीक है। उसके अलावा भारत में उर्वरक क्षेत्र को प्रौद्योगिकी में उचित निवेश करने की आवश्यकता है। तो हमें जो सिंचाई है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए, प्रौद्योगिकी। जैसे कि जो नियंत्रण है, नाइट्रस ऑक्साइड का नियंत्रण, जो NH3 अमोनिया उत्सर्जन है उसमें कटौती करना, और कम उपचार की बेहतर तकनीक, इनका यूज़ करना। ठीक है। इसके बाद क्या है, फसल विविधीकरण। फसल विविधीकरण क्या होता है, जैसे कि हमने एक जगह पे कम पानी लेने वाली फसल उगा दी, फिर अगली बार ज़्यादा पानी देने वाली। इससे जो उपजाऊ होता है ना, भूमि का उपजाऊपन, वो बरकरार रहता है। ठीक है। या फिर बहु फसल उगा दो, इनसे क्या होगा, एक कम पानी लेने वाली, एक ज़्यादा पानी लेने वाली। ठीक है। इससे भी बैलेंस रहता है। तो अन्य प्रथाओं को इनको बढ़ावा देना, इससे जो गहन कृषि पद्धति है उसके प्रभावों को कम करने तथा जलवायु अनुकूल और कम जल गहन फसलों की खेती को प्रोत्साहित करने में सहायता मिल सकती है। ठीक है। जैसे कि आपने चावल के बारे में सुना होगा, पंजाब चावल उगाने के लिए पहले सही नहीं था, पर उन्होंने क्या किया, गहन खेती कर करके अब वो चावल उगा रहे हैं। ठीक है। तो इस टाइप से जो है ये करना, और आदान सब्सिडी से निवेश सब्सिडी की ओर बढ़ना। ठीक है। उदाहरण के लिए जो धान की खेती है उस वाले क्षेत्र में धान की बजाय अन्य फसलें जैसे सब्जी, दलहन, तिलहन आदि उगाई जानी चाहिए। और ड्रिप सिंचाई, इसका यूज़ किया जाना। ड्रिप सिंचाई क्या होता है, जैसे एक तो होता है आपने खेत लिया उसमें डायरेक्ट पानी भर दिया, एक है जैसे पौधे लगे हुए हैं ना यहाँ पे, मान लीजिए पौधे हैं ये। ठीक है। ड्रिप सिंचाई में क्या होता है, इनके एक पाइप से यहीं पे डायरेक्ट इनकी जो जड़ होती है ना वहीं पे पानी देना। ठीक है। ये ड्रिप सिंचाई होती है। इससे क्या होगा, पानी का जो है बचाव होगा, मतलब कम पानी यूज़ होगा। इसके लिए आवश्यक निवेश किया जा सकता है। इससे जल, विद्युत और उर्वरकों की खपत में कमी आएगी और पराली जलाने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। ठीक है। पराली ज़्यादातर उगती कैसे है, जैसे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो उर्वरक का यूज़ करते हैं उससे क्या होता है, आपका जो पेड़ है वो तो ग्रो कर रहा है, जो पौधा है, उसके साथ जो और भी साथ में घास होती है ना छोटी मोटी, वो भी खूब सारी बड़ी बड़ी हो जाती है। ठीक है। तो उससे जो है पराली ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। विद्युत सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना। विद्युत सब्सिडी पर सार्वजनिक धन को व्यय करने से बेहतर है इसे सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों में नवाचार, जो इनोवेशन होता है, या फिर अवसंरचना विकास पर व्यय किया जाए। किसानों को ऐसी तकनीक का उपयोग करने में सक्षम बनने में सहायता की जा सकती है। ठीक है। उसके अलावा पोषक तत्व प्रबंधन तकनीक को अपनाना। ठीक है। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, किसानों को वर्ष के सही समय पर और सही विधियों के साथ सही मात्रा में जो पोषक तत्व हैं उनको उपयोग करके पोषक तत्वों की प्रबंधन प्रथाओं में सुधार लाने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। उसके अलावा भौम जल निकासी का विनियमन, मतलब कंट्रोल करना, जो भौम जल नीचे जा रहा है, भौम जल निकासी को सीमित करने की तत्काल आवश्यकता है। इसके लिए निकासी पर जो ऊपरी सीमा होती है कि इससे ज़्यादा आप पानी जो है ज़मीन से नहीं ले सकते, इसको ऊपरी सीमा को आरोपित किया जा सकता है। और जल संचयन तकनीक को बढ़ावा दिया जा सकता है, और नहरों और नदियों जैसे जल स्रोतों से खेतों तक सिंचाई हेतु आवश्यक जल पहुंचाया जा सकता है। अगला आर्टिकल क्या है, जो हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा है, हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी। तो हाल ही में जो हमारी कंपनियां हैं, NTPC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, एक्समे, सोलर ग्रीन को, ये जो भारतीय फर्म है, इन्होंने हाइड्रोजन को एक नवीन व्यावसायिक अवसर के रूप में देख रही है। ठीक है। तो हाइड्रोजन के बारे में देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन एक तरह का वैकल्पिक ईंधन है जिसे विभिन्न घरेलू संसाधनों द्वारा उत्पादित किया जा सकता है। ठीक है। तो अगर जल की बात करें, इसमें प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन होता है। मीथेन जो CH4 होता है, अन्य कार्बनिक पदार्थों से ये संग्रहित होता है। ठीक है। हाइड्रोजन एक ऊर्जा वाहक है, मतलब एनर्जी ट्रांसफ़र करता है जिसका अन्य स्रोतों से उत्पादित ऊर्जा को भंडारण करने। हाँ। ठीक है। हाइड्रोजन का यूज़ कैसे कर सकते हैं, हाइड्रोजन एनर्जी इकोसिस्टम, उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं उसका, फिर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। हाइड्रोजन अपनी जो प्रचुरता है और उच्च ऊर्जा घनत्व, उसकी डेंसिटी क्या है, हाई है, श्रेष्ठतर
दहन विशेषता, गैर प्रदूषणकारी प्रकृति, मतलब ये स्वच्छ मात्रा में जो है मिल जाता है, आदि विशेषताओं के कारण पारंपरिक ईंधन की तुलना में जो है लाभप्रद होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन आधारित अर्थव्यवस्था भविष्य की ऊर्जा प्रणाली की आधारशिला होगी। यह पारंपरिक ईंधन को प्रतिस्थापित कर सकता है। जैसे कि हम अगर हाइड्रोजन के प्रकार की बात करें तो कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के हैं, ग्रीन, ग्रे और ब्लू। ठीक है, जो ग्रीन होता है वो जो हमारा वाटर होता है ना H2O, उसमें केमिकल रिएक्शन करवा के उससे हाइड्रोजन को अलग निकाला जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन परमाणु को अलग करके प्राप्त किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान जो ग्रीन हाउस गैसेज होती है, जो GHG होती है, इसका उत्सर्जन नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद ग्रे हाइड्रोजन, जीवाश्म ईंधन होता है जो जैसे कोयला वगैरह हो गए, तो इनका यूज़ करके जो है इनसे हाइड्रोजन को निकाला गया, उसको ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं। उसके बाद क्या है? ब्लू हाइड्रोजन, यह प्राकृतिक गैस से स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग जो SMR होता है उसकी प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये हमारा फिगर दे रखा है फ्यूल सेल स्टैक का। SMR क्या है? उत्प्रेरक की उपस्थिति में अत्यधिक गर्म भाप के साथ प्राकृतिक गैस को मिश्रित करता है, उसमें रासायनिक अभिक्रिया के परिणामस्वरूप जो हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड जो CO होता है इनको अलग कर लेता है। ठीक है, हाइड्रोजन की वर्तमान वैश्विक मांग को देखें तो 70 मिलियन टन है। ठीक है, प्रति वर्ष, पर ईयर कितना है? 70 मिलियन टन, जिसे अधिकांश जीवाश्म ईंधन से उत्पादित किया जाता है, जिसमें से 76% क्या है? प्राकृतिक गैस से, और 23% कोयले से जो है। शेष जल, ये मतलब इनसे हमारी जो वैश्विक मांग है उसको पूरा किया जाता है, और शेष जल के विद्युत अपघटन से उत्पादित किया जाता है। अगर भारत की बात करें तो उसमें जो उर्वरक उद्योग है, पेट्रोलियम शोधन और रासायनिक उद्योग है, इसमें व्यावसायिक रूप से और क्लोर क्षार उद्योगों में उप उत्पाद के रूप में हाइड्रोजन का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, जो मतलब बच जाता है एंड में, बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, वो हाइड्रोजन वहाँ पे बन जाता है। ठीक है, तो उसके अलावा हाइड्रोजन उत्पादन की स्वच्छ विधियों में विद्युत अपघटन, जो आपने 10th क्लास तक पढ़ा होगा ना, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड लेके वहाँ पे हम विद्युत का अपघटन करते थे, है ना, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन करते थे। ठीक है, तो उसी के द्वारा जो है इसको प्राप्त किया जाता है, रासायनिक या प्रकाश विद्युत अपघटन के माध्यम से। अगर बात करें हाइड्रोजन ऊर्जा प्रणाली के क्षेत्र में किए गए प्रयासों की, तो पहला है राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा बोर्ड। इसे 2003 में बनाया गया था। इसे राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा रोड मैप और राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा एवं फ्यूल सेल कार्यक्रम कार्यान्वित करने एवं निगरानी करने के लिए बनाया गया था। राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा रोड मैप, ठीक है, जिसकी इसमें बात हुई है, तो ये क्या है? ये देश में हाइड्रोजन ऊर्जा विकास की रूपरेखा प्रदान करने के लिए 2006 में बनाया गया था। उच्च स्तरीय संचालन समिति, इसका गठन जो है हाइड्रोजन और फ्यूल सेल जो होता है उसके लिए डॉक्टर K. कस्तूरीरंगन उनकी अध्यक्षता में किया गया था। इस समिति द्वारा जो है एक व्यापक रिपोर्ट बनाई गई है। ठीक है, किस चीज़ के लिए? जो हाइड्रोजन का उत्पादन करना, उसका भंडारण, मतलब उसे इकट्ठा करना, उसका यूज़ करना, परिवहन, सुरक्षा और उसके स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, इसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाई गई है। उसके अलावा मिशन नवाचार, मतलब इनोवेशन। नवाचार क्या होता है? इनोवेशन। तो यह है वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा नवाचार में तेज़ी लाने के लिए एक वैश्विक पहल है, जिसमें जो नवीकरणीय और जो स्वच्छ हाइड्रोजन है, इन पर जो है इनोवेशन चैलेंज सम्मिलित है, जिसमें भारत ने भी पार्ट लिया है। उसके बाद उसके अनुप्रयोग, मतलब इसका यूज़ कैसे होता है? सबसे पहले कहाँ पे होता है? जो फ्यूज़न सेल है, ठीक है, फ्यूज़न सेल कहाँ पे यूज़ होता है? जैसे सेल कारें, हमारी बसें हैं, या फिर जो लैपटॉप होता है, ये पोर्टेबल उपकरण के अंदर आ जाते हैं। फ़ोन हो गया, विद्युत शक्ति उत्पन्न उसके करने के लिए यूज़ किया जाता है इसका। ठीक है, उसके अलावा फ्यूल सेल होता क्या है? एक ये केमिकल रिएक्शन होता है, रासायनिक अभिक्रिया, इसके द्वारा विद्युत शक्ति उत्पन्न करता है। आपने जो करा होगा ना एक्सपेरिमेंट, अभी बता रहा था मैं, फोटोन और इलेक्ट्रॉन वाला, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ करते हैं। एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड, एनोड या कैथोड तक विद्युतीय रूप से आवेशित कणों को प्रभावित करता है, और साथ ही अभिक्रियाओं की गति बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रोड पर विद्युत शक्ति का उत्पादन करने के लिए जो है उत्प्रेरक, जो कैटलिस्ट होता है ना, उसका यूज़ करते हैं। जो फ्यूल सेल होता है वो क्या करता है? सिर्फ जो जलवाष्प होता है और जो ऊष्मा होती है, हीट होती है, उसका उत्सर्जन करता है। ठीक है, उसके बाद आंतरिक दहन, इंटरनल कंबशन, इंजन वाले वाहनों में प्रत्यक्ष ईंधन के रूप में इसका यूज़ होता है।
हाइड्रोजन का जो जीवाश्म ईंधन के स्थान पर इंटरनल कंबशन इंजन और टर्बाइनों में सीधे ऊर्जा वाहक के रूप में या जीवाश्म ईंधन के साथ मिश्रित करके, ठीक है, या तो डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं या फिर जो जीवाश्म ईंधन है इसके साथ मिला के भी इसका यूज़ कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन सीएनजी, या फिर जो कि सीएनजी की तुलना में 30% बेहतर पावर आउटपुट प्रदान करता है। ईंधन दक्षता में जो सीएनजी है उससे 4% अधिक वहनीय है, मतलब सस्ता पड़ता है ये 4% अगर इसका यूज़ करें तो। और कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन में 70% तक अधिक कमी कर सकता है, मतलब इतना 70% वो कम जो है एमिशन करता है, उत्सर्जन करता है एज़ कम्पेयर टू सीएनजी। उसके बाद रासायनिक उद्योग, उर्वरक उद्योग और शोधनशालाएं, जो रिसर्च सेंटर होते हैं। हाइड्रोजन का वस्तुतः उर्वरक, रासायनिक और पेट्रोलियम शोधन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में यूज़ किया जाता है, जिससे जो है जो अमोनिया होता है, यह अमोनिया के विनिर्माण उत्पादन हेतु एक मूलभूत आधार है। ठीक है, अमोनिया के उत्पादन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब इसके लाभ क्या होंगे? सबसे पहले ये अल्प आयात, मतलब जो कुशल ईंधन के रूप में हाइड्रोजन कच्चे तेल का आयात कम करने में सहायता करता है। ठीक है, जो क्रूड ऑयल होता है उसके यूज़ में कमी आ जाती है इसको अगर हम यूज़ करें तो। तथा जो अमोनिया उत्पादन के लिए जो फीडस्टॉक के रूप में इसके उपयोग से भारत के उर्वरक आयात में कमी आई है। ठीक है, जो हम अमोनिया का जो प्रोड्यूस करते थे वो उर्वरक से प्रोड्यूस करते थे। ठीक है, तो उसके आयात में अब कमी आएगी अगर हम हाइड्रोजन का यूज़ करेंगे। अगर भारत की बात करें तो ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है, और जिसके लिए देश को तेल आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, क्रूड ऑयल के जो आयात है उसमें भी कमी आएगी। उसके अलावा ये गैर प्रदूषणकारी और डीकार्बनाइजिंग होता है। हाइड्रोजन ईंधन के उपयोग से जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है उसमें अत्यधिक कमी आ सकती है। यदि ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ किया जाए तो इसमें पूरी मूल्य श्रृंखला को डीकार्बनाइजेशन करने में क्षमता विद्यमान है, जिससे उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन के खतरे को कम किया जा सकता है। डीकार्बनाइजेशन क्या होता है, जैसे जो हम जीवाश्म ईंधन का यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, जैसे कार्बन निकलता है तो हम उसको क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में रिलीज़ नहीं करेंगे, उसे इकट्ठा करके भंडारण करके फिर उसे जो है डिस्पोज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये डीकार्बनाइजेशन होता है, कार्बन का एमिशन जो होता है उसको रोकना, जो उत्सर्जन होता है उसका। तो इसमें जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल है उत्सर्जन के रूप में केवल जलवाष्प और ऊष्मा की उत्सर्जन करते हैं, हालांकि ये किसी ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन नहीं करते हैं। अत्यधिक उपलब्धता, मतलब देखा जाए तो हाइड्रोजन हर किसी में है, जैसे मीथेन, पेट्रोल हो गया, गैसोलीन है, जो जैव भार है ना, जैव भार जैसे कि अगर आपको अपना जैव भार निकालना है तो अपने बॉडी में सारा लिक्विड आप जीरो कर दीजिए, वो आपका जो बायोमास होता है वो होगा। या फिर कोयला या जल जैसे कई स्रोतों में स्थानीय रूप से हाइड्रोजन का उत्पादन किया जा सकता है। उसके बाद इसकी दक्षता की बात करें तो वो भी काफ़ी उच्च है। मतलब जो हाइड्रोजन होता है, जैसे आप अगर 1 लीटर सीएनजी लें, 1 लीटर हाइड्रोजन लें, तो इसकी जो ज़्यादा दूर तक ये ट्रांसफ़र हो पाएगा, मतलब आप इससे जैसे गाड़ी चलाएंगे तो ज़्यादा दूर तक आप जा सकेंगे इससे। अभी देखेंगे कितना बताया गया इसमें। हाइड्रोजन ऊर्जा का एक कुशल स्रोत है। इसका अर्थ है कि हाइड्रोजन ऊर्जा का उपयोग करने वाले वाहन समान मात्रा में गैसोलीन का उपयोग करने वाले वाहन से अधिकतम मील की दूरी तय कर सकते हैं। ठीक है, गैसोलीन मतलब जो पेट्रोल होता है उसका यूज़ करने वाले से ये ज़्यादा दूरी तय कर सकता है। उसके बाद उच्च ऊर्जा घनत्व, हाइड्रोजन में किसी भी ईंधन की तुलना में प्रति इकाई जो ऊर्जा होती है वो अधिक होती है। यह 120 मीटर जूल पर केजी है, जो डीजल और गैसोलीन की तुलना में 3 गुना से ज़्यादा है, 3 गुना अधिक है मतलब। उसके अलावा ऊर्जा आवश्यकता का समाधान करता है। हाइड्रोजन जो केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत है, इन दोनों तरीके से ऊर्जा आपूर्ति और मांग के मध्य अंतराल को कम कर सकता है, जिससे समग्र ऊर्जा प्रणाली का लचीलापन बढ़ जाएगा। देखिए, अगर इसकी चुनौतियों की बात करें तो सबसे पहले है इसकी जो ऊर्जा गहन है। मतलब जैसे कि आप देखें, अगर ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने के लिए जो है विद्युत अपघटन संयंत्र की ज़रूरत होती है। ठीक है, मतलब जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो H2O होता है उसको तोड़ने के लिए, तो उस पर बहुत बड़े पैमाने में नवीकरणीय ऊर्जा इसकी उत्पादन की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसके अलावा जो इसका उत्सर्जन, जैसे जो ग्रे हाइड्रोजन है उसका उत्पादन करने में के क्रम में प्राकृतिक गैस सुधार प्रक्रिया के लिए जीवाश्म ईंधन की आवश्यकता होती है। और जीवाश्म ईंधन से क्या होता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड CO या फिर CO2, इनका उत्सर्जन होता है। ठीक है, उसके अलावा भंडारण के लिए इसके जो है 700 गुना वायुमंडलीय दबाव चाहिए, इतने दाब तक इसे संपीड़ित करना पड़ता है, और इसको स्टोर करने के लिए -253 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन करना पड़ता है टेम्परेचर। और ये धातु को जो है भंगुर भी बना देती है।
इजीली वो जो है घिसता चला जाता है, ठीक है, और यह विस्फोटक भी होता है। इसके अतिरिक्त लागतें जैसे कि केंद्रीकृत, मतलब अगर मैंने यहाँ पे मान लीजिए प्रोड्यूस किया, ठीक है, और इसे दूर दूर भेजूँगा, तो मुझे इसका जो ट्रांसमिशन है वो इतना महंगा नहीं पड़ेगा, पर जो उसको बनाने की कॉस्ट होगी वो महंगी पड़ जाएगी। उसके अलावा मान लीजिए मेरे को 10 जगह चाहिए, ठीक है, मैंने 10 जगह अलग अलग प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, तो इसकी ट्रांसमिशन कॉस्ट तो मुझे नहीं इतनी पड़ेगी, क्योंकि आसपास ही वो होगा, ट्रांसफ़र होगा, पर जो यहाँ पे लगाया जाएगा ना संयंत्र, वो मुझे इतना महंगा पड़ जाएगा। 10 जगह मैं अलग अलग लगाऊंगा, विकेंद्रीकृत की नीति होती है जो, ठीक है। उसके अलावा मानक संहिता, मतलब इसके लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स चाहिए होंगे, जो हाइड्रोजन आधारित जो टेक्नोलॉजी है उसके व्यवसायीकरण के मार्ग में सबसे बड़ी चुनौती है, ठीक है। तो आगे की राह क्या होगी, जो पीछे चुनौतियाँ थी उन्हीं को अपोजिट कर दीजिए, है ना। जैसे कि मानक संहिता का विकास करें, जो पीछे हमने पढ़ा कि मानक संहिता इसके लिए चाहिए, ठीक है। विशेष रूप से हाइड्रोजन वाहनों को अपनाने, मतलब इसको ट्रांसफ़र जो करने के लिए हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था की प्रगति की दिशा में सहायक हो सकता है। उसके अलावा फ्यूल सेलों की जो दक्षता है उसमें सुधार लाने, और जो अशुद्धियों के प्रति सहिष्णुता बनाने, मतलब अशुद्धियाँ कम से कम हो, और कैटलिस्ट के रूप में जो कम कीमती धातु होती है उनका यूज़ कर सकते हैं, आदि का यूज़ करके जो है उन्नत अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास आवश्यक है। इसके अलावा वांछित भंडारण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो कार्बन नैनो संरचना है, इसके विकास पर उपयोग कर सुरक्षित और लागत प्रभावी ठोस अवस्था में भंडारण करने वाली विधियों को विकसित किया जाता है, क्योंकि अन्य धातु को क्या कर देती है, भंगुर बना देती है ना। अनुप्रयोगों से जोड़ते हुए प्रमुख अनुसंधान और विकास कार्यक्रम को आरंभ किया जा सकता है, जिनकी बाजार स्वीकार्यता बढ़ सकती है। इसलिए जो साइंस है, विज्ञान और साइंस एंड टेक है विभाग द्वारा सामान्य विकास परियोजनाओं के अतिरिक्त उत्पादन, इसका भंडारण और अनुप्रयोग, इन क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में प्रदर्शनात्मक परियोजना को सहायता प्रदान की जानी चाहिए। उसके अलावा नवीकरणीय स्रोतों से जो हाइड्रोजन है उसके उत्पादन को प्रोत्साहन किया जा सकता है। सरकार को नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हाइड्रोजन की कीमत कम करने के लिए नीतियों का अन्वेषण करना चाहिए, ठीक है। इसका अगला क्या है, जो हिमनदी झील है उसके टूटने से जो उत्पन्न बाढ़ है, ठीक है। तो इसके बारे में जो जर्मनी के शोधकर्ता है उनके द्वारा रिमोट सेंसिंग डाटा के यूज़ करते हुए जो 2014 में लद्दाख क्षेत्र में स्थित जो गया था, उसमें हिमनदी झीलों के टूटने से जो उत्पन्न बाढ़ हुई थी उसके लिए उत्तरदायी कारक को मानचित्रित किया गया है। अगर इसके बारे में संबंधित तथ्य की बात करें तो इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, जो ग्लोफ है, ठीक है, ग्लोफ क्या है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, जो हिमनदी झील के टूटने से उत्पन्न जो बाढ़ है, ठीक है। इसकी घटना हिमोड़ के आंतरिक हिम आवरण के पिघलने से के कारण जल स्तर में हुई अचानक वृद्धि से हुई है, ना कि कोई हिमस्खलन या फिर भूस्खलन इसके कारण हुई है, ठीक है। जो पानी का लेवल बढ़ गया उसकी वजह से जो नदी थी उसमें बाढ़ आ गई, ठीक है। इसके अतिरिक्त जल के उपसतही मार्गों में अपवाहित होने के कारण बाढ़ आई थी। अगर हम हिमोड़ की बात करें, हिमोड़ मोराइन ये है क्या, जो ये विभिन्न प्रकार और आकार के मलबों का एक संचय होता है, ठीक है। इस फिगर में दे रखा है, जैसे कि देखिए ये लेटरल मोराइन है, ठीक है, लेटरल मतलब ऐसे खड़ा हो गए, और जो प्लेन है ये टर्मिनेटेड मोराइन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इससे कभी कभी जो है हिमनदी मृतिका जो ग्लेशियर टिल होती है इसके रूप में भी संदर्भित किया जाता है, ठीक है। तो हिमनद क्या करते हैं, जब ऊपर से नीचे आते हैं तो अपने साथ क्या करते हैं, मलबे को अपने साथ ही लाते हैं, ठीक है। और जिस मलबे को वो नहीं ला सकते वो क्या होते हैं, वे वहीं पे जमा हो जाते हैं, ठीक है। तो उनमें जो शेप बनती है वो बनती है, जैसे ये पार्श्विक जो लेटरल होती है, और एक बनती है टर्मिनल जो अंतस्थ होती है, ये वाली टर्मिनल और लेटरल, इन भागों में निक्षेपित हो जाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, हिमोड़ कहते हैं। ये कभी कभी 100 फीट ऊपर तक भी हो जाते हैं, ठीक है। शोधकर्ताओं का ये कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण हो रही वैश्विक जो तापमान में वृद्धि है, इससे भविष्य में हिम आवरण के पिघलने की गति और भी तेज हो सकती है, ठीक है। तथा इसलिए बेहतर जोखिम मूल्यांकन और प्रारंभिक चेतावनी के कई तरीकों का उपयोग करने के लिए तत्काल आवश्यकता जरूरी है। रिपोर्ट के अनुसार जो झील में जल की मात्रा है और इसकी मात्रा में होने वाले जो परिवर्तन है उसका विश्लेषण करने के लिए बैथीमीट्रिक अध्ययन की आवश्यकता हुई है। अगर हिमोड़ की स्थिरता को समझने के लिए नई एक तकनीक का उपयोग भी किया जा सकता है, लेकिन भूमि उपयोग योजना का आकलन करने की भी आवश्यकता होगी, ठीक है। तो इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है, बस एक बार रीड कर लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। उसके अलावा देखिए, ठीक है, तो हिमनदीय झीलों
अच्छा, ये बैथीमेट्रिक अध्ययन ये क्या होता है? इससे पहाड़ की चोटी से लेके जो समुद्र की सतह तक जो झीलों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है? पहले के टाइम पे इससे क्या होता था, जो जानवर है ना उनका अध्ययन करते थे, ठीक है? फिर बाद में इसको जो है इस चीज़ के लिए भी यूज़ किया जाने लगा। तो इसके अलावा जियोलैफ के बारे में अगर हम देखें तो क्या है ये? इसके जो हिमनदीय झीलें होती हैं ये क्या करती हैं? जो हिमालय होते हैं उनके लिए अवरुद्ध का काम करती है, या फिर जो हिमोड़ होते हैं उनके लिए भी अवरुद्ध का काम करती है, और उनके आधारशिला अवरुद्ध झीलें कहते हैं। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे लेक है ना? तो ये यहाँ पे क्या कर रही है, जो ये जो हिमोड़ है इसको भी रोक रही है ना? और जो पहाड़ होंगे उनके लिए भी नीचे आने के बाद जो हिमालय पे वो है बर्फ़ है उसको रोकने का काम कर रही है। ठीक है? तो इसे हम हिम अवरुद्ध इसीलिए कहा जाता है। इसके अलावा इन झीलों का निर्माण जो है अवरुद्ध संरचना के भीतर हिमनद से पिघले जल से एकत्रित होने के कारण होता है। जो पहाड़ पे जो बर्फ़ है ना वो पिघल के इसका निर्माण होता है। ठीक है? उसके अलावा वैश्विक तापमान के कारण जो हिमनद पीछे हटकर पिघल रहे हैं, उससे हिमनदीय झीलों के आकार और संख्या में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है। बर्फ़ पिघल रही है तो नीचे क्या होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा हिमनदीय झीलें जो बनती जा रही हैं। ठीक है? हिमनदीय झीलों के टूटने से उत्पन्न जो है बाढ़ का अर्थ है किसी भी कारणवश जो हिमनदी का जो जल का जो झील है उसमें अचानक से जो है भारी मात्रा में पानी आ जाए, मतलब बर्फ़ या तो गिर जाए, है ना? भूकंप भी आ सकता है। तो कुछ भी हो गया, मतलब उसका जो पानी है वो एकदम से बाहर आ जाए, है ना? तो वो बाढ़ का कारण उत्पन्न हो रहा है उसकी वजह से। हिमोड़, अवरुद्ध हिमनदीय झीलों का निर्माण और हिमनदीय झीलों के टूटने से उत्पन्न जो है बाढ़, भारत के हिमालयी राज्यों में एक प्रमुख चिंता का विषय बना हुआ है। इसके अलावा जो ये है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स हैं, उसको बढ़ावा देने वाले कारक कौन से हैं? सबसे पहले झीलों में जो है ढलान का तीव्र संचलन, ठीक है? जैसे कि झील है, ठीक है? उसके ऊपर जो पहाड़ है, अगर वहाँ पे ढलान का तीव्र संचलन होगा तो क्या होगा? कोई भी हिमस्खलन हुआ, प्रपात हुआ, स्खलन हुआ, मतलब ऊपर से बर्फ़ आके सीधी इसमें गिर गई झील में, तो उससे भी जो है उसमें बाढ़ आने के चांसेस हो जाते हैं। इन तरंगों के कारण जल या अवरोध सीमा के ऊपर से प्रवाहित हो जाता है और अवरुद्ध सीमा जो बांध होता है उसको तोड़ते हुए प्रवाहित हो जाता है। उसके अलावा भारी वर्षा या बर्फबारी हो या सोपानी प्रक्रिया, ये क्या होती है? ऊपर ऊंचाई की ओर अवस्थित झील में अगर बाढ़ आ जाए, इसके कारण किसी झील में जल के अंतर्प्रवाह में अचानक वृद्धि हो जाती है। भूकंप भी इसका कारण हो सकता है। लंबे समय तक बांध का क्षरण, मतलब जो उसका जो वो है जल है वो जाके बांध से अगर टकरा रही है तो कुछ टाइम बाद क्या होगा? उसका क्षरण होने लग जाएगा बांध का। ठीक है? तो वो भी जो है उसके टूटने के चांसेस हो जाते हैं। उसके अलावा क्या है? ब्लैक कार्बन जैसे जीवाश्म ईंधन, लकड़ी है, अन्य ईंधन है, इनको मतलब पूरा जलने ना दिया जाए, है ना? उसको छोड़ दिया जाए। तो उसके कारण भी क्या होता है? ब्लैक कार्बन की मात्रा में वृद्धि हो रही है, जो पृथ्वी के एल्बिडो को कम करता है। एल्बिडो क्या होता है? एक तरह से ब्लैक बॉडी रेडिएशन कह सकते हैं आप। जैसे काला रंग क्या होता है? अगर धूप है तो वो काले रंग को पूरा सोख देती है, तो उसका एल्बिडो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है? और अगर वहीं पे अगर वाइट कलर है कोई भी, तो वाइट कलर में क्या होगा? वो उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, है ना? अगर मान लीजिए वाइट कलर है तो उस पे अगर सन रेज़ पड़ेगी तो वो उसे रिफ्लेक्ट कर देगा। उसका अगर प्रॉपर वाइट कलर होगा तो उसका 0 एल्बिडो होगा, ठीक है? और प्रॉपर अगर ब्लैक कलर होगा तो 100% उसका एल्बिडो हो जाएगा, ठीक है? उससे एल्बिडो को भी जो है कम करता है, और जिसके परिणामस्वरूप ग्लेशियर जो है पिघलते रहते हैं, ठीक है? मानव जनित गतिविधियाँ कौन सी, जैसे व्यापक पर्यटन कहीं पे हो रहा है। भारतीय हिमालय क्षेत्र के कुछ भागों में विकास संबंधी हस्तक्षेप, जैसे सड़क निर्माण हो रहा है, कहीं पे जल विद्युत परियोजनाएं हैं, कर्तन दहन प्रणाली मतलब स्लैश एंड बर्न है, ऐसी कृषि हो रही है, ठीक है? अगर हम इसके प्रभाव को देखें तो सबसे पहले सामाजिक प्रभाव, ठीक है? आकस्मिक और तीव्र बाढ़ के कारण क्या होता है? संपत्ति में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका विनाश हो जाएगा, उसमें व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, साथ ही इसमें मानव जीवन की भी क्षति पहुंच सकती है। उसके अलावा महासागरीय जल के परिसंचरण और जलवायु पर प्रभाव, ठीक है? अचानक ठंडा पानी अगर महासागर में मिल जाता है तो उससे क्या होता है? उसकी लवणता जो होती है वो कम हो जाती है, ठीक है? तो उसके जो इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब उसमें जो सॉल्ट वाटर होता है ना उसका, तो उसकी वजह से जीव जंतु भी वहाँ के मरने लग जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप महासागरीय जल का परिसंचलन उलट जाता है। इससे संबंध जलवायु भी जो है प्रभावित होती है। उसके अलावा भू आकृतिक प्रभाव, जो जीएलएफ है उसमें अपर्दन निक्षेपण संबंधी प्रक्रिया परस्पर क्रियाएं होती हैं, है ना? क्योंकि जो ऊपर से झील का जो जल नीचे आएगा वो अपने साथ क्या करेगा? जो भूमि होगी उसका अपर्दन करेगा, और तलछट की गतिशीलता को प्रभावित करने की महत्वपूर्ण क्षमता होती है, जैसे कि जलधारा, नदी के जो किनारे होते हैं और गहराई में जो कटाव होते हैं, नदी में जो विसर्ग बन जाते हैं,
ठीक है, मतलब ऐसे नदी एक तो होती है डायरेक्ट फ्लो होती है ना, तो उसमें ज़्यादा हो जाता है तो उसके विसर्प उसमें चलने लग जाती है वो। ठीक है, ज्योग्राफी में आपने देखा होगा। मौजूदा जल मार्गों का प्रतिस्थापन और नवीन जल मार्गों का निर्माण या अपर्दित वेदिकाओं का निर्माण आदि। तो इस मामले में अगर हम उठाए गए कदमों की बात करें तो जो हाल ही में इसरो है और कई अन्य संगठन हैं जिन्होंने नदी घाटियों में के हिमालयी क्षेत्र में हिमनदीय झील और जल निकाय की निगरानी में लगे हुए हैं। ठीक है, सर्विलियंस मतलब वो कर रहे हैं। उसके अलावा GLFS के प्रबंधन के लिए राष्ट्र जो NDM है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसके जो गाइडलाइंस हैं, खतरा और जोखिम मानचित्रण। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि ये है ना, खतरा और जोखिम खतरा और जोखिम, सबसे पहले इसका आकलन करना। ठीक है, इसी को इसका जो है बेस माना जाता है। उसके बाद निगरानी, जोखिम में कमी और उसके शमन के उपाय, जो अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, इसको सबसे प्रभावी दृष्टिकोण माना गया है। ठीक है, इसका यूज़ करना। उसके अलावा जागरूकता और तैयारियाँ, लोगों में इसके लिए जागरूकता लाना, तैयारी को सुदृढ़ करना, लघु मध्यम दीर्घकालिक रूप से प्रभावी हो सकते हैं। विशेष रूप से जो समाज के सुभेद्य सदस्य हैं, मतलब जो वल्नरेबल सदस्य हैं, जैसे कि हमारे महिलाएं, बच्चे, दिव्यांग, बुजुर्ग और हाशिए पर स्थित समुदाय शामिल है, इनको जो है जागरूकता लाना इनमें। उसके अलावा जो है क्षमता विकास, GLF के लिए जो वैज्ञानिक जो उसका मैनेजमेंट है, इंजीनियरिंग, संस्थागत क्षमता, इनकी आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें जो है संधारणीय कार्यान्वयन करना। क्षमता विकसित करने के प्रयासों के दौरान प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान के प्रासंगिक विषयों के प्रशिक्षण और उसके शैक्षणिक शिक्षा की सुदृढ़ता दोनों पर ध्यान दिया जाना। उसके अलावा आपदा संबंधी अनुक्रिया। ठीक है, तो इसके लिए जो राष्ट्रीय, राज्य, जिला और सामुदायिक स्तरों पर सुस्थापित आपदा अनुक्रिया प्रक्रियाएं करना। इसके अतिरिक्त अनुक्रिया संबंधी राजनीतियों के लिए पहुंच और निकास मार्गों पर राहत शिविरों के विचार करते हुए विभिन्न खतरों के परिप्रेक्ष्य में विचार करने की आवश्यकता। ठीक है, अनुसंधान, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान एवं विकास, इसके लिए अंतरिक्ष जनित और स्थलीय प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बार बार निगरानी की आवश्यकता को बढ़ाना। ठीक है, कार्य योजना और कार्यान्वयन, जैसे राष्ट्रीय, राज्य, जिला स्तरों पर व्यापक आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी की जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जो सिक्किम ने दक्षिण लोनाक झील है, इस पर झील निगरानी और सूचना प्रणाली, जल स्तर पर सेंसर को स्थापित किया है। यह सेंसर झील का जो जल स्तर है वो बताता रहता है। ठीक है, इस जल स्तर में अचानक उतार चढ़ाव होने पर झील के स्तर पर भी निगरानी रखा जाता है। इसके अतिरिक्त हिमालयी नदियों से जल निकासी के लिए उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन पाइपें भी लगाई जाती हैं। ठीक है, तो ये पाइपें क्या करती है, मतलब जो पॉलीथीन जो वो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको निकासी कर देती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ला नीना। ये आपने वैसे पढ़ा होगा NCERT में, ला नीना, एल नीनो और ला नीना। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए, इसके बारे में थोड़ा बेसिक सा कर लेते हैं एक बार, फिर पीछे एक टेबल है उसको देखेंगे इसके अगले पेज पे। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे है साउथ अमेरिका हमारा। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए ये है साउथ अमेरिका। ठीक है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया होता है। तो यहाँ से क्या होता है, व्यापारिक पवनें जो है ऑस्ट्रेलिया की तरफ मूव करती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा गर्म वाटर होता है ना, तो यहाँ पे जो व्यापारिक पवनें होती हैं ये यहाँ से जो है वाटर को मतलब लेके जाती है। ठीक है, और गर्म वाटर को लेके जाती है। यहाँ पे एक हम्बर बोल्ट वो होता है, करंट होता है, जिसकी वजह से ये वाटर क्या होता है, गर्म रहता है। तो ये जाके यहाँ पे इकट्ठा होती रहती हैं ऑस्ट्रेलियन इस पे जो ईस्ट साइड है। ठीक है, और इस यहाँ के वेस्ट साइड से। ठीक है, तो व्यापारिक पवनों से यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारा गर्म पानी इकट्ठा होता रहता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए एक वर्ड हो रहा है यहाँ पे, अपवेलिंग। इसका मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए आपका जो यहाँ इस रीजन की बात करें अगर, तो यहाँ पे जो वाटर है जो ऊपर का चला गया। ठीक है, तो अपवेलिंग होता है नीचे का वाटर ऊपर आ जाना। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह और ये सब जो है ऊपर आ जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे मछलियाँ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खाने के लिए आती हैं। ठीक है, तो ये रीजन है जो साउथ अमेरिका का, इस रीजन में इसी वजह से जो है फ़िशिंग बहुत ज़्यादा होती है, जो वेस्ट साइड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जब गर्म पानी आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाता है, मान लीजिए ये यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया है और इस साइड क्या है, हमारा साउथ अमेरिका। तो यहाँ पे जो है लो प्रेशर हो जाता है बहुत ज़्यादा, मतलब अगर नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे लो प्रेशर होगा और यहाँ पे जो है प्रेशर हाई रहता है। ठीक है, लो प्रेशर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे गर्म पानी होगा तो क्या होगा,
जो आपका सूरज है, जो सन है, उसकी वजह से उस पे वाष्पीकरण होगा उससे, ठीक है। गर्म पानी वैसी है तो वहाँ पे वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे जो एयर में जो इसके वाटर कंटेंट है ना वो घुल जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, क्लाउड फॉर्म होता है, बारिश होती है। जो ऑस्ट्रेलिया ना हमारा, इसमें मैं अभी नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे बारिश इसी वजह से होती है क्योंकि जो है यहाँ पे यही होता है। तो नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे जो है बारिश काफ़ी ज़्यादा मतलब नॉर्मल होती है। जब यही जो व्यापारिक पवनें हैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया पे बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है प्रेशर को लो कर देगी, ठीक है। तो वो हो जाता है ला नीना। तो यहाँ पे जो है बारिश बहुत ज़्यादा होती है इसी वजह से, क्योंकि यहाँ का गर्म पानी है, वाष्पीकरण ज़्यादा होगा सूरज से, तो यहाँ पे जो क्लाउड होंगे उनमें पानी ज़्यादा भर जाएगा, ठीक है। और उसी के रिवर्स में जो है यहाँ पे जो है जब वो होता है ना, यहाँ पे लो प्रेशर होता है, यहाँ पे हाई उतना ही ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। मतलब इंटेंसिफाई हो जाती है दोनों कंडीशन, बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाएंगी, ठीक है, गंभीर हो जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया पे क्या होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो जाए और साउथ अमेरिका में प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश आती है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता है, साउथ जो अमेरिका होता है, ठीक है। ये हमारा ला नीना होता है, ठीक है। और इसका उल्टा जो है, देखिए एक मिनट इसमें डिफरेंस दिखाता हूँ मैं। देखिए ला नीना में मैंने बता दिया कि जो ऑस्ट्रेलिया पे है लो प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। व्यापारिक पवनें जो है गर्म पानी लाती है, और यहाँ पे साउथ अमेरिका में प्रेशर उतना ही ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। और उसका उल्टा अगर यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाए, व्यापारिक पवनें रुक जाए और यहाँ पे लो प्रेशर हो जाए, तो वो एल नीनो हो जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं, अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। मध्य और पूर्व मध्य भूमध्य प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सतह का तापमान, जो सी सरफेस टेम्परेचर होता है, वो क्या होगा, अत्यधिक शीतलन होगा, कहाँ पे, ला नीना के रेस्पेक्ट में। और एल नीनो में क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, ठीक है। अपवेलिंग क्या होगी, इसमें वृद्धि होगी, जो साउथ अमेरिका का रीजन है वहाँ पे अपवेलिंग में वृद्धि हो जाएगी इसी वजह से, क्योंकि व्यापारिक पवनें वो पानी ले जा रही है तेज़ी से। और एल नीनो में क्या होगा, उल्टा होगा तो कमी हो जाएगी, ठीक है। प्रशांत महासागर में व्यापारिक पवनें क्या होंगी, प्रबल हो जाती है ला नीना में, और एल नीनो में क्या होता है, कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। भारतीय मानसून की बात करें तो इसी वजह से जो है ऑस्ट्रेलिया के इधर जाएंगे तो यहीं पे तो है इंडिया, तो उसमें भी मानसून के लिए सहायक, हालांकि इससे बाढ़ जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है और भारतीय मानसून को कमज़ोर करती है एल नीनो, ठीक है। सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। घटित होने की दर क्या है, अत्यंत कम, इसकी बहुत कम होती है, ठीक है। अब अभी देखेंगे हम 10 साल में ये अभी आया है। उसके बाद इसकी सामान्यता अधिक रहती है एल नीनो की, ठीक है, जिसकी वजह से जो ये वाला रीजन है हमारा, जो ऑस्ट्रेलिया का रीजन है, वहाँ पे हाई प्रेशर होता है और बारिश कम होती है, ठीक है, जो एल नीनो होता है इसके अंदर। अब देखते हैं ये एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छे से दे रखा होगा, आप उसको जो है एक बार रीड कर सकते हैं। तो देखिए हाल ही में जो हमारे ये है WMO, जो वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसने एक दशक की अनुपस्थिति के बाद, मतलब 10 सालों बाद जो है मध्य और पूर्वी भूमध्य प्रशांत महासागर क्षेत्र में ला नीना के आगमन की घोषणा की है, ठीक है। जो 2020 में ला नीना अधिक सुदृढ़ होने की संभावना जताई गई है और 2021 तक इसकी उपस्थिति बनी रह सकती है, ठीक है। जो इसकी वजह से जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है, देखिए ये हमारा है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसमें क्या होता है, जो हमारे 4 देश हैं, सोमालिया, इथियोपिया और एरफेटेरा और डिजिबूटी, इन 4 देशों से जो साउथ अफ्रीका का ये वाला पार्ट है ना, यहाँ पे जैसे राइनोसोरस का जो सींग होता है, हॉर्न होता है, उसकी तरह ये 4 देश फील होते हैं, देखने में लगते हैं, जिसकी वजह से इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। तो इसमें क्या है, औसत से कम वर्षा होने की संभावना है, जी वजह से, जो एल नीना की वजह से। साथ ही पूर्वी और मध्य अफ्रीका सामान्य परिस्थितियों में अधिक सूखे से प्रभावित रहेगा। WHO जो वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मौसम मॉडल के आधार पर दक्षिण पूर्व और कुछ प्रशांत द्वीप और दक्षिण अमेरिका क्षेत्र के औसत से अधिक वर्षा की पूर्वानुमान किया गया है, ठीक है। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, जो समुद्री सतह का तापमान है, सरफेस टेम्परेचर है, वो औसत तापमान की तुलना में 2 से 3 डिग्री ज़्यादा सेल्सियस रहेगा, अधिक ठंडा रहेगा, ठीक है। हालांकि उपयुक्त संदर्भित समुद्री सतह के ठंडे होने की स्थिति के बावजूद भी 2020 को सबसे गर्म वर्षों के रूप में रिकॉर्ड किया गया है। इसके अतिरिक्त 16 से 20 का 5 सालों का जो वर्ष है, उनमें सबसे गर्म या उष्ण अवधि के रूप में इसे संदर्भित किए जाने की संभावना है। अब देखिए एल नीनो,
एल नीनो दक्षिणी दोलन, जो एल नीनो साउदर्न ऑक्सीलेशन है, ठीक है। ये साउदर्न यहाँ अमेरिका यहाँ से स्टार्ट होता है ना, तो इसलिए ENSO। एल नीनो या ला नीनो, इस ENSO इसके विपरीत चरण को संदर्भित करता है, ठीक है। जो ला नीनो है ये इसका विपरीत होता है। ला नीनो को कभी कभी ENSO के शीतल चरण और एल नीनो को ENSO के उष्ण चरण इसके रूप में भी संदर्भित किया जाता है। ENSO चक्र पूर्व मध्य भूमध्य रेखीय जो प्रशांत है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और 120 डिग्री पश्चिमी देशांतर के लगभग बीच में समुद्र और वायुमंडल के मध्य तापमान में उतार चढ़ाव को संदर्भित करता है। जो सी सरफेस टेम्परेचर है उस पर प्रभाव के साथ साथ ENSO का विश्व भर में वर्षा, तापमान, पवन के प्रारूप पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि प्रशांत महासागर इतना बड़ा है तो उसका इफेक्ट पड़ेगा वो ऑलमोस्ट सभी देशों पे पड़ेगा। तो देखिए ला नीना और एल नीनो आमतौर पर जो है 9 से 12 महीने तक जो है बने रहते हैं। वैसे तो इनकी उत्पत्ति जो है काफ़ी अनियमित रहती है, किंतु ये प्रत्येक 2 से 7 वर्ष की अवधि के दौरान उत्पन्न होते रहते हैं। आमतौर पर जो ला नीना होता है इसकी तुलना में एल नीनो की उत्पत्ति दर अधिक रहती है। एल नीनो जो है ज़्यादा मतलब उससे आता है इंटेंसिटी से, ठीक है। तो सामान्य वर्ष की अगर हम बात करें तो सामान्य वर्ष में क्या होता है, जो भूमध्य रेखा के साथ व्यापारिक पवनें होती हैं वो जो गर्म जल होता है ना उसको पश्चिम की ओर प्रवाहित है, ठीक है, जैसे साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की ओर। तो महासागरीय सतह का उष्ण जल दक्षिण अमेरिका की पूर्वी से प्रवाहित होते हुए इंडोनेशिया की ओर स्थानांतरित होता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ही जो है, अगर इधर लेफ्ट साइड में आएंगे तो इंडोनेशिया है। उष्ण जल के पश्चिम की ओर प्रवाह होने से समुद्र की गहराई में से जो पोषक तत्व होते हैं वो शीतल जल समुद्र सतह की ओर ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकली ऊपर की तरफ गति कर दक्षिण अमेरिका के तट की स्थानांतरित हो जाते हैं। इसी को हम जो है उद्वेलन या अपवेलिंग कहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जो है फिशिंग सबसे ज़्यादा की जाती है, ठीक है। अगर हम ला नीना की बात करें तो समुद्री सतह के तापमान के असामान्य रूप से ठंडा होने की प्रक्रिया को ला नीना के रूप में संदर्भित किया जाता है। सामान्य ला नीना वर्ष में व्यापारिक पवनें जब तीव्र गति से प्रवाहित होती हैं, जिसमें भूमध्य रेखा के पास जल के सामान्य से कुछ डिग्री अधिक ठंडा हो जाता है। इस प्रकार जो अपवेलिंग होता है उसकी दर में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। हवाएं तेज होती है तो जल्दी जल्दी जो व्यापारिक पवनें हैं वो गर्म पानी को ट्रांसफ़र करती है। साथ ही महासागरीय तापमान में होने वाला यह परिवर्तन वैश्विक स्तर पर मौसम को प्रभावित करता है। एल नीनो क्या है? SST जो सी सरफेस टेम्परेचर है उसके असामान्य रूप से गर्म होने की प्रक्रिया है, उसको एल नीनो के रूप में संदर्भित करते हैं। एल नीनो वर्ष में व्यापारिक पवनें सामान्य से जब कमज़ोर हो जाती है, व्यापारिक पवनें जब कमज़ोर हो जाए, ला नीना में क्या होता है तेज़ी से चलती है, एल नीनो में क्या होता है जब कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे में जो प्राय विपरीत दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर अपवाहित होने लगती है। ऐसे में भूमध्य सागरीय तो एल नीनो में क्या होता है, ला नीनो में देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पे क्या है लो प्रेशर होता है और साउथ अमेरिका में हाई प्रेशर होता है, ठीक है। और एल नीनो में उल्टा हो जाता है, यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाता है ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अमेरिका में लो प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में भूमध्य रेखीय उष्ण सतही जल दक्षिण अमेरिका के तट और सकेंद्रण हो जाते हैं तथा तत्पश्चात उत्तर में जो कैलिफोर्निया होता है उसकी ओर, दक्षिण में चिली की ओर प्रवाहित होना आरंभ कर देते हैं। इनके मध्य अंतर क्या है अभी हमने टेबल में देखा ही है, ठीक है। तो एक सेकंड इसके मध्य अंतर, ठीक है। ये टेबल देख लेना, अगर एग्जाम में बाई चांस आता है तो ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बनाना, मतलब पढ़ने वाले के लिए ईजिली जो है इसको डिफाइन मतलब ईजिली समझ जाएगा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, आपको कितना पता है, ठीक है। तो इसके प्रभाव देख लेते हैं ला नीना के, क्योंकि पैराग्राफ ला नीना के बारे में बताया गया। तो खाद्य उत्पादन पर प्रभाव, तो ला नीना मौसम प्रणाली वैश्विक खाद्य उत्पादन को विकृत कर सकती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो इधर के सारे वो है एशिया में, उनमें क्या है बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, कीमतों में तेजी ला सकते हैं, क्योंकि संभावित सूखे और बाढ़ के कारण दक्षिण पूर्व एशिया जो है उससे दक्षिण अमेरिका तक प्रमुख कृषि उत्पादों से अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। मत्स्य उद्योग, ला नीना आमतौर पर पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका के जो मत्स्य उद्योग है उसको पॉजिटिवली प्रभावित करता है, मतलब जो मत्स्य उत्पादन होता है वो तेज हो जाता है। उद्वेलन अपवेलिंग पोषक तत्वों से युक्त शीतल जल की उपस्थिति को सुनिश्चित करता है। ये पोषक तत्व पल्लवों के विकास में मदद करते हैं, जिन्हें मछलियाँ और क्रस्टेशियंस कड़े खोल वाले जलजीव होते हैं उनके द्वारा आहार के रूप में ग्रहण करने के लिए वो आ जाते हैं, ठीक है। जल आपूर्ति, ला नीना परिघटना के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया में ग्रीष्मकालीन
मानसूनी वर्षा सामान्य से अधिक होती है। ठीक है, जो गर्मियों में बारिश होती है ना वो सामान्य से अधिक होती है ला नीना के टाइम पे। कभी कभी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, विशेषकर उत्तर पश्चिम भारत और बांग्लादेश जैसे देशों में। ला नीना के परिणाम स्वरूप भारत में अत्यधिक मानसूनी वर्षा, ऑस्ट्रेलिया में भारी बाढ़, पेरू और इक्वाडोर में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, जो साउथ अमेरिका में है। भारत में शीत ऋतु के दौरान अत्यधिक ठंड, सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड हो सकती है। ला नीना वर्षों के दौरान आमतौर पर, क्योंकि आमतौर पर देश के उत्तरी भागों में तापमान अपेक्षाकृत कम हो जाता है। उस स्थिति में शीत ऋतु की तीव्रता में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हो सकती है। ला नीना दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता को कम करके इसके उत्पत्ति दर को जो है प्रभावित कर सकती है। ठीक है, तो इसके बाद साइंस और टेक है। चलिए इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में अभी देखता हूँ, आज ही अगर करूँगा अपलोड, नहीं तो फिर कल कर दूँगा मैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आता है तो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, हैव ए गुड डे।